हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारी वीडियो होगी उत्तर प्रदेश जो टेट की परीक्षा आगामी होने वाली है, उसमें जो पिछले सालों में जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उसका ही यहाँ पे क्या होगा, उन क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा। तो हमारा ये जो वीडियो है वो आधारित है 2011 के टेट की परीक्षा जो हुई, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे 30 क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, बेहतर तरीके से यहाँ पे समझेंगे और पढ़ेंगे ताकि आगे एग्जाम में हमारा हेल्प हो पाए। तो चलिए देखते हैं आज हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। ये पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल और मृदा। तो इन चार ऑप्शनों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है तालाब। क्या है? तालाब। अब देखिए यहाँ पे तालाब क्यों है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का जो मतलब है वो एक ऐसा विशेष स्थान से है जहां पर जैविक और अजैविक जो कह सकते हैं कि घटक होते हैं, उनके अंदर जो क्रियाएं होती हैं उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ये कार्यात्मक एक इकाई है ना। ये एक कार्यात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका ये इको सिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम। तो कहेंगे इकोसिस्टम, जो ये शब्द है, इस शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कहेंगे इस शब्द को 1935 में एजी टॉन्सले ने दिया था। तो एजी टॉन्सले ने इस शब्द दिया था पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी जो तंत्र है, बताना कि पारिस्थितिकी तंत्र जो ये शब्द है, ये जैविक और अजैविक, कहेंगे क्या कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये जैविक, अजैविक के बीच परस्पर परस्पर क्रिया है। ठीक, जो एक प्राकृतिक या कार्यात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है। ठीक, कार्यात्मक इकाई। और इसमें ध्यान रखने का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तो एक तालाब ही है ना। तालाब भी हो सकता है। अगर मैं इसका पारिस्थितिकी तंत्र का अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिए तालाब हो गया, तालाब आपका वन हो गया, मरुस्थल हो गया, इसके अलावा घास भूमि हो गया, इसके अलावा जल जीवशाला हो गया, यानी कि एक्वेरियम जिसे बोलते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कोई फसल हो गई, है ना। इसके अलावा आपका महासागर हो गया, महासागर हो गया, है ना। ये सारे ईटीसी, है ना, ये सब क्या है आपके पारिस्थितिकी तंत्र के क्या है, आपके उदाहरण हैं। ठीक, बाकी यहाँ पे देखेंगे वायु, जल और मृदा, ये तो क्या है, ये सब अजैविक कारक हैं। क्या है? ये अजैविक कारक हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन जीवी कारक नहीं है? जीवी कारक नहीं है मतलब जो कह सकते हैं जिसमें जीव ना हो, है ना, यानी वो निर्जीव
तो जीवी कारक नहीं है। तो पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म या प्रस्तर। तो देखिए, तो जीवी कारक नहीं है ना, तो यानी जीवी मतलब जैविक, तो इसमें नहीं है, तो ये प्रस्तर नहीं है। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। प्रस्तर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये है पत्थर से, ठीक है, किससे है, पत्थर से। देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे पर्यावरण में दो प्रकार के घटक होते हैं। पर्यावरण के कितने घटक है, तो कहेंगे दो घटक होते हैं, दो घटक है। कौन कौन से दो घटक है बताएंगे। एक होता है आपका जैविक कारक, ये जैविक घटक, बायोटिक है ना, बायोटिक। एक होता है आपका अजैविक, या इसे भौतिक भी कहते हैं, ठीक है, अजैविक, या इसे कहते हैं भौतिक कारक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिक कारक भी कहते हैं। तो कहेंगे जैविक कारक क्या होते हैं, जैविक कारक जिसमें जीव हो, है ना, जो जीव हो, है ना, तो ये हो जैविक कारक। अजैविक जिसमें जीव ना हो, है ना, इस तरीके से सिंपल भाषा में समझेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है, देखिए जैविक कारकों में इसे हम रख सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, है ना, पेड़ पौधे हो गए। दूसरा आपका जीव जंतु हो गए। तीसरा आपका सूक्ष्म जीव हो गए, है ना, सूक्ष्म जीव हो गए। तो ये जैविक कारकों में आते हैं, है ना। अजैविकों में, अजैविकों में जैसे इनमें तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे इसमें वायु अजैविक कारक है, इसके अलावा मिट्टी अजैविक कारक है, इसके अलावा प्रकाश अजैविक कारक है, प्रकाश। इसके अलावा आर्द्रता यानी कि नमी क्या है, अजैविक कारक है। इसके अलावा नदी, पहाड़, है ना, नदी पहाड़। इसके अलावा जल, जल, ठीक, तापमान, etc, ये सब क्या है, ये सब अजैविक कारकों में ये आते हैं। तो पर्यावरण के आपके दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। चलिए अगला देखिए सवाल। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, स्थल मंडल पे, जल मंडल पे, वायुमंडल पे या प्रकाश मंडल पर। तो अधिकतम कहाँ मिलेंगे, तो यही मिलेंगे कहाँ, स्थल मंडल में। कहाँ मिलेंगे भाई, स्थल मंडल में। देखिएगा, एक चीज आप समझिएगा कि एक होता है जैव मंडल। जैव मंडल क्या है, तो देखिए जो ये आपके तीन जो मंडल होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, ये आपका है स्थल मंडल, है ना, ये है आपका स्थल मंडल। ये आपका है जल मंडल, ये आपका जल मंडल। और फिर ये आपका हो गया आपका वायु मंडल, है ना। और इन तीनों का जो ये क्रॉस पॉइंट है ना, ये जो क्रॉस पॉइंट है इन तीनों का जो ये क्रॉस पॉइंट है, इसको कहते हैं हम लोग जैव मंडल, है ना। क्या बोलते हैं, जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर, ठीक। ये जो हिस्सा आपका बन गया, ये हो गया आपका जैव मंडल, ठीक। तो देखिए, ये आपका हो गया जैव मंडल, जैव मंडल या जीव मंडल भी इसे कह देंगे, क्योंकि यहां पर इन तीनों की विशेषताएं मिलेंगी, है ना। तो जैव मंडल किसे कहते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का जो क्रॉस पॉइंट है उसे कहते हैं जैव मंडल। जो ये जीवों के लिए क्या होता है, अनुकूल वातावरण आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि स्थल मिलेगा, जल मिलेगा और वायु भी मिल जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अन्य मृत जीवों जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है पैरासाइट्स, डिकम्पोजर, स्क्वेंजर
ओमनीवोर, देखिएगा। तो इसमें सही आंसर होगा आपका स्कैवेंजर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर। डीकंपोजर तो होते हैं अपघटन करता, क्या होते हैं, अपघटन करता बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, अपघटन करता। पैरासाइट जिसे बोलते हैं परजीवी, क्या, परजीवी, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एक पौधा होता है अमर बेल का, है ना, अमर बेल। तो अमर बेल का पौधा पूर्णतः क्या है, तना, स्टेम, तना परजीवी है, क्या है, तना परजीवी है ना, तना परजीवी है, ठीक। बाकी डिकम्पोजर वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी, कह सकते हो कोई जीव जंतु है, वो अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसको क्या करते हैं, मिट्टी में डिकम्पोज कर देते हैं, इनको तत्वों को फिर से मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे इस वाले में। और इसमें क्या आ सकते हैं, जैसे इसमें सूक्ष्म जीव आ सकता है ना, जैसे इसमें कवक, और इसमें क्या आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, ठीक, इस वाले में। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइल्ड नेचुरल गैस या कार्बोरेट नेचुरल गैस। इसमें सही आंसर है आपका है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसमें ध्यान रखेंगे कि जो सीएनजी है, सीएनजी में क्या होता है, मीथेन, इसकी अधिकतम मात्रा किसकी इसमें होती है, तो मीथेन किसकी मात्रा अधिकतम अधिक होती है सीएनजी में, है ना। वैसे आपकी पीएनजी भी होती है नहीं, अगर हम पीएनजी की बात करें, पीएनजी, तो ये होता है पाइपेट नेचुरल गैस। बाकी आप एलपीजी जानते ही हैं, एलपीजी, एलपीजी है नहीं, इसे बोलते हैं क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक। और इसमें अधिकतम मात्रा जो होती है वो ब्यूटेन की ज्यादा होती है और फिर प्रोपेन की होती है, ठीक है, एलपीजी को ध्यान रखें। अब देखिएगा, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो यहाँ बोला पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, WWF, WHO, पेटा, UN। इसमें सही आंसर जो आपका है वो देखिए, ये सही है आपका, बोलेंगे WWF, है नी। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नेचर यानी कि विश्व, कह सकते हैं विश्व वन्य जीव कोष, क्या इसे बोलते हैं, विश्व वन्य जीव कोष। इसकी स्थापना जो है 1961 में, और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेड क्वार्टर जो है इसका, वो मिल जाएगा आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ मिलेगा, तो बताएंगे ग्लैंड स्विट्जरलैंड मिल जाएगा, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। उसके अलावा पेटा की बात करें तो पेटा एक कह सकते हैं कि जो वैश्विक स्तर पे जो आपके एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर जो अत्याचार या क्रूरता जो होता है, उनका शोषण होता है, उसके संदर्भ में ये संस्था काम करती है पेटा।
पेटा का वैसे फुल फॉर्म जो है वो होगा पीपल पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल, ठीक है, एनिमल। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है और इसका मुख्यालय जो है वो आपको वर्जीनिया यूएसए में है। कहाँ पे? वर्जीनिया यूएसए में इसका मुख्यालय है पेटा का, ठीक है। WHO जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बोलते हैं, है ना, जिसकी स्थापना कब होगी? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। हालांकि WHO का जो मुख्यालय है वो आपको मिलेगा जिनेवा में। कहाँ मिलेगा? जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे एक संस्था IUCN भी आती है, ठीक है, इसका नाम होता है IUCN, जो रेड डाटा बुक क्या करती है? जारी करती है ना। अब देखिएगा, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा क्या? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो देखिए, जो हम लोग जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, है ना, जो कीटनाशी जो दवाएं होती हैं उनका प्रयोग अगर हम करते हैं तो उससे अधिकतम क्या प्रभावित होगा? उससे होगा जल प्रदूषण। क्या होगा भाई? उससे होगा जल प्रदूषण, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे कीटनाशक दवाएं हैं जिनका हमने उपयोग किया, है ना, उपयोग किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रकृति में या नेचर में कह सकते हैं कि वो वैसे के वैसे बन रहे हैं, उनका डिकम्पोज नहीं हुआ। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक आपने पढ़ा होगा कीटनाशी दवाओं में, एक पढ़ा होगा आपने, एक होता आपका DDT। कौन सा है? DDT, ठीक। तो ये क्या क्या है? कीटनाशक दवा है ना। वैसे एक क्या है आपका खरपतवार नाशक भी दवा आता है 2,4-D, है ना। एक क्या आपका खर पतवार एक नासी है, जो चौड़ी पत्तियों की खरपतवार नाशक है, उसका नाम क्या है? 2,4-D, 2,4-D। तो DDT एक प्रकार से कैसा है? कीटनाशक एक दवा थी जो नेचर में ऐसे ही बना रहता था, बाद में इसको बैन कर दिया गया, है ना। अब देखो, जब बात आएगी यहाँ पर जल प्रदूषण को लेकर, तो ध्यान रखिएगा कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो बताएंगे, यह आया था 1974 में। कब आया? 1974 में। और वायु वाली की बात करें, वायु वाला पर कब आया था? 1981 में आया था। ध्वनि वाला कब आया? ये 2000 में आया था, है ना। कब आया? ये 2000 में ये एक्ट आए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जल प्रदूषण में मैं थोड़ा और भी बात करता हूं कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कई सारी विधियां होती है ना, कई सारी विधियां होती हैं जल प्रदूषण मापने की। इसमें कुछ होती है क्या? विधियां। जैसे एक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, या मैं 2-3 इसको बता देता हूं। देखिए, एक आपने पढ़ा होगा BOD, एक का COD, है ना, उसके अलावा आपने DO, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, DO। अब इनका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो फुल फॉर्म क्या होगा इसका? ध्यान रखिएगा, BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ये है, यानी कि जैव, क्या बोलेंगे? जैव ऑक्सीजन मांग, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे, जो BOD होता है, तो BOD अगर ज्यादा होगा, और हम बात करते हैं कि BOD अगर ज्यादा हुआ, है नी, तो जो जल प्रदूषण होगा
जल प्रदूषण वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है नहीं। यानी कि उस पानी में, है नहीं, जीवों की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो ज्यादा है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन कम है तो डिमांड ज्यादा है, इसलिए पानी को क्या होगा, प्रदूषित होगा, ठीक है। और बीओडी में क्या होता है, केवल जैव, कह सकते हैं केवल जैव कार्बनिक पदार्थों को ही इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है, रसायन वाला नहीं। रसायन वाला सीओडी में शामिल होता है। इसे बोलते हैं क्या, केमिकल, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग इसे बोलते हैं, है ना। और इसे बोलते हैं डिजोल्व, डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी कि घुलित ऑक्सीजन, ठीक है, घुलित ऑक्सीजन, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सीओडी होता है वो हमेशा, जो सीओडी है वो हमेशा बीओडी से ज्यादा ही होता है ना, ये ध्यान रखेंगे, हमेशा ज्यादा ही होता है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। तो जल प्रदूषण के बारे में ये बातें आपको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा क्या होता है, थोड़ा सा वीडियो मुझे लग रहा है लंबा जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर जो जल में अधिकता किस चीज की हो जाए तो इससे कौन सा रोग होता है। जैसे अगर मान लो पारा या अगर जल में पारे की अधिकता हो जाती है, पारे की अधिकता, तो इससे एक रोग होता है मिनी माता। कौन सा रोग होता है, मिनी माता क्या हो जाएगा, रोग हो जाता है, ठीक। दूसरा, अगर जो आपके शरीर में, है नहीं, अगर जो क्या जाए नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाए, नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाए तो इससे रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, एक रोग हो जाता है, इसे साइनोसिस भी कहते हैं, है नहीं। जैसे मिथोग्लोबेनोमिया भी कहते हैं, नहीं, कई सारे नाम देते हैं इसको, ठीक। और आपके शरीर में अगर जो किसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, कैडियम की मात्रा ज्यादा हो जाए, है ना, क्या कैडियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उससे आपका कह सकते हैं इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहेंगे, हाइग्रो, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक कहेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक कहेंगे। यहाँ पे देखिएगा एक शब्द मैं दे रहा हूं कि अगर लिखा हो कि हम लोगों को अगर आर्द्रता मापनी हो, ठीक है, आर्द्रता मापने हेतु किसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो बताएंगे उसका करते हैं भाई किसको, हाइग्रोमीटर का, हाइग्रोमीटर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो आपेक्षिक घनत्व मापना हो, आपेक्षिक घनत्व अगर हमें मापना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो करेंगे हाइड्रोमीटर का, किसका यूज करेंगे, हाइड्रोमीटर का, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होती है, मात्रक नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा जिनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम संख्या रख रखाव और प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्राकृतिक आवास, यानी कि प्राकृतिक आवास में ही उसको संरक्षण दिया जाए, है ना, तो उसे बोलते हैं स्वस्थाने, या इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं इन सिटू, क्या बोलेंगे, इन सिटू, स्वस्थाने। यानी कुछ ऐसे समझिए कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जीव जंतु हो या फिर वनस्पतियां हो, अगर जो उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण किया जाए, है नहीं, उनको प्राकृतिक आवास में उनको चार दीवारी बना दी जाए और वहां पे उसको संरक्षण दिया जाए तो उसे कहते हैं स्वस्थाने। और यदि हम क्या करें कि जीव जंतु या वनस्पतियों को उनको प्राकृतिक आवास से क्या करें, मान लो कभी कोई संकट आ जाता है नहीं, कोई समस्या आ जाती है, तो हम क्या करें कि वहां से उसके प्राकृतिक आवास से उसको कहीं दूर ले जाकर उसका संरक्षण करें, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, वो हो जाएगा आपका अप स्थाने बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अप स्थाने, यानी XC2 कह देंगे, ठीक। तो अगर हम बात करें तो प्राकृतिक जो संरक्षण होता है वो दो तरीके से होता है ना, जो अगर हम बात करें यहाँ भी कि
जीव का संरक्षण जो है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके इसके होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक को हम लोग कहते हैं आपका स्वस्थाने, स्वस्थाने यानी इन सीटू। एक होते हैं, एक कहते हैं अपस्थाने, अपस्थाने, है ना, यानी कि एक्स C2, क्या बोलेंगे? एक्स C2। तो यहां पे देखिएगा स्वस्थाने का क्या मतलब होता है? स्वस्थाने का क्या मतलब होता है? स्वस्थाने का मतलब है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण, है ना, उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण। और यहां अपस्थाने में क्या होता है? यहां अपस्थाने में क्या होगा? देखिए अपस्थाने में क्या होगा कि जीवों या वनस्पतियों, ये दोनों की बात होती है, जीव और वनस्पतियां दोनों, यहाँ पे वनस्पति भी आएगा। तो जीवों और वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर दूर स्थानांतरण 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 करके, ठीक है। तो ये आएंगे इसमें। अब सबसे बड़ा इसमें क्या बताया था आपको? एग्जाम्पल पूछेगा कि बताइए कि ये स्वस्थाने का एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूं तो देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा यहाँ पर। जैसे आपके आपके जैवमंडल क्षेत्र हो गए, यानी बायोस्फीयर, जैवमंडल, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। जैसे आपके राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, है ना। उसके अलावा इसमें आपकी आर्द्र भूमियां हो गई, आर्द्र भूमियां हो गई। इसके अलावा आपका इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य आ गया, वन्य जीव अभ्यारण्य आ गया, है ना। इसके अलावा इसमें जो मैंग्रोव वन होते हैं ना, मैंग्रोव वन आ गए, है ना। तो ये सारे आते हैं कैसे? प्राकृतिक वाले में, यानी कि स्वस्थाने में आते हैं। और जो अपस्थाने में आएंगे, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में अगर लिखा जाए तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे आपका हो गया चिड़ियाघर। जैसे क्या हो गया? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर हो गया। इसके अलावा इसमें आपका वनस्पति उद्यान हो गया, है ना। क्या हो गया? वनस्पति उद्यान हो गया। इसके अलावा इसमें आपका जीन बैंक हो गया, ठीक है, जीन, या फिर हम लोग लिख दें बीज बैंक, दोनों, है नी, है नी। इसके अलावा वृक्ष उद्यान हो गए, है नी, मतलब कई एग्जाम्पल हैं। वृक्ष उद्यान हो गए, ये सब इसमें आपके आते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सामुद्रिक कच्छप को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के सामुद्रिक कच्छप से सबसे अधिक संख्या किसकी है? देखिएगा, हालांकि इन्होंने बोला है कि जो कछुए की प्रजातियां होती हैं वो कितनी हैं? 5 हैं। कितनी हैं? 5 हैं। इन 5 में से एक कछुए का नाम है ओलिव रिडले कछुआ। क्या नाम है? ओलिव रिडले कछुआ है। देखिएगा, ओलिव रिडले जो कछुआ है ना, ये ध्यान रखेंगे कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से चलकर चलकर भारत के पूर्वी
तट पर ओडिशा के ओडिशा के ओडिशा के गहीरमाथा गहीरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक, व एक आपका है ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या नदी तट पर अपने घोंसले बनाते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक, अपने घोंसले बनाते हैं और प्रजनन क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान है कि जो ओलिव रिडले कछुआ है, ओलिव रिडले जो कछुआ है ये कहाँ से आता है, तो ये दक्षिण अमेरिका से आता है। और कहाँ आता है, भारत के पूर्वी तट पे आता है, कहाँ, ओडिशा के तट पर। और जो रेत है उस रेत के अंदर ये लोग क्या बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और प्रजनन क्रिया करते हैं। ओडिशा में स्पेशली जो गहीरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य है नहीं, गहीरमाथा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वहां पर ये अपना बनाते हैं घोंसले, है ना। तो ओलिव रिडले कछुए के बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है। यहाँ पे देखिएगा, विश्व ऊष्मायन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, है ना, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो देखिएगा, ये वैश्विक ऊष्मायन का मतलब यहाँ पे लिख दिया जाए, ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, ये होता है वैश्विक ऊष्मायन का मतलब। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो है आपका वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण। देखिए, कुछ ऐसे गैसेस होती हैं, जो ऐसे गैसेस होती हैं जो वायुमंडल में अगर उनकी मात्रा बढ़ जाए, है नहीं, उनकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो जो पृथ्वी से जो तरंगे या कैसे जो किरणें छोड़ी जाती हैं, स्पेशली औरक्त किरणें, है नहीं, क्या होती हैं, औरक्त किरणें होती हैं, वो ये गैस क्या कर लेती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है कि उस वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी पर जो भी आपकी ग्लेशियर्स जो हैं वो सब पिघलना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा जो जलवायु में कुछ परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन मतलब यानी कि सही समय पे बरसात का ना होना, है नहीं, या गर्मी ज़्यादा पड़ना, या समय से पहले आ जाना सर्दी का, ठीक है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है वो ग्लोबल वार्मिंग का होता है, ठीक है। तो अब कहेंगे कि इसका कारण क्या है, वैश्विक ऊष्मायन का कारण क्या है। तो इसका कारण होता है, कारण क्या होता है कि वायुमंडल में कौन सी, तो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि, ये इसका रीजन है। आप कहेंगे कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस उसे कहते हैं जो वायुमंडल की टेम्परेचर को बढ़ा दे, यानी तापमान को बढ़ा दे, उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। हालांकि जो जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, है नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, उसमें ये चीज बताई गई थी कि ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है, 6 है, लेकिन अब उनकी संख्या ज्यादा भी है। तो अब कहेंगे कि ग्रीन हाउस गैस किससे कहते हैं, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूं, देखो शॉर्ट में लिखते हैं इस तरीके से, ग्रीन हाउस गैसेस ये क्या होती हैं, तो कहेंगे कि जो वायुमंडल के तापमान, वायुमंडल के तापमान को क्या कर दें, बढ़ा दें, है ना, बढ़ा दें। अब इसमें मैं एग्जांपल लिखता हूं कि कौन कौन सी गैसें हैं जो इसमें आती हैं, ठीक, देखिएगा इसमें आपका आएगा क्या, सबसे ज्यादा
जो प्रभावी है गैस CO2 है। यानी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो CO2 का है ना, सबसे अधिक किसका है, CO2 है। इसके अलावा इसमें कौन आएगा आपका, CH4 आ जाएगा। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरो कार्बन आ जाएगा, है ना। इसके अलावा इसमें आपका आ जाएगा, देखिएगा, धरातलीय धरातलीय ओजोन। कौन सा, धरातलीय ओजोन। देखो जो वायुमंडल में पाया जाता है ओजोन वो नहीं, वो तो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन जो धरातलीय ओजोन गैस पाई जाती है ये आपका इसमें काउंट होता है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा, है ना, ये इसमें आपको काउंट हो जाता है, ठीक। तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेस से हैं जो क्या करती हैं, वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण से एक शब्द आप ध्यान रखना, आता है एक ग्रीन मफलर, है ना, ग्रीन मफलर। तो पूछा जाए कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो ध्वनि प्रदूषण से। किससे, ध्वनि प्रदूषण से। महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह अवरुद्ध किया है, जो है कितना है, तो ये इतना है, 3/4 है। कितना है, 3/4 है, ठीक। चलिए अगला देखिएगा, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेप होता है किसका, तो ये देखो ये दोनों है ना, ये क्या है, ये दोनों कहीं ना कहीं भूमिगत आकृतियां हैं, है ना। और ये जो होती हैं एक कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका भूमिगत, ये क्या है आपकी आकृति है, भूमि के अंदर ये आकृति मिलेगी, ठीक है ना, स्पेशली उल्टी, है ना, नोक की ये होगा। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, वायु प्रदूषण का, धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से गैस। तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट एक उदाहरण है, तो इसमें आप देखेंगे ये आपका कौन सा हो जाएगा, वाहनों से निकलने वाली गैस। देखिएगा, वाहनों से निकलने वाली गैसों में सबसे ज्यादा जो इसकी मात्रा होती है वो होती है किसको, CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। इसी का बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस गैस को हम लोग क्या कहते हैं, इसे दम घोटू गैस कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं, है नी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि जब क्या होता है, जब कोई भी आपका जीवाश्म जो ईंधन है, जीवाश्म ईंधन जो होता है, जैसे कि डीजल या प्राकृतिक गैस या फिर आपका पेट्रोलियम, है ना, ये जब जलते हैं और ये अपूर्ण दहन जब होता है तो उनमें से CO गैस ही निकलती है ना, ध्यान रखिएगा। जीवाश्म ईंधन के क्या अपूर्ण दहन से निकलती है, ठीक है। हालांकि लकड़ी की भी, जो लकड़ी होता है, लकड़ी को भी आप पूरी तरीके से जब नहीं जलाते हैं तब भी ये CO गैस ही निकलती है ना, CO गैस ही निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश डैश के प्रयोग को रोकता है। ये है क्या, प्लास्टिक के थैले। क्या है, प्लास्टिक के थैले। देखिए प्लास्टिक का जो थैला होता है ना, ये आपका एक नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, पदार्थ है, यानी कि ये कह सकते हैं कि गैर निम्नीकृत ये पदार्थ है। यानी कि गैर निम्नीकृत पदार्थ क्या होते हैं कि जो मिट्टी में ये उनका डिकम्पोज ना हो पाए, है ना। तो जो प्लास्टिक होता है ये लगभग 200 से ज्यादा सालों तक में जाके कहीं कंपोज हो पाता है, अगर कम मात्रा में है तो, ठीक है। तो ये प्लास्टिक के थैले। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है, तो देखिए इसमें है आपका वाहनों से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं ये, है ना। और वाहन से सबसे ज्यादा मात्रा में गैस कौन सी निकलती है, तो CO निकलती है। कौन सी निकलती है, CO निकलती है। धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं, धातुमय, देखो प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, धातुमय मतलब मेटल, है ना, किसे कहा जाता है, तो बिटुमिनस, ये तो कोयला है, बॉक्साइट ये भी एक धातु है, मेटालाइट, ठीक है। जो अयस्क होता है और, है ना, और इसे कहते हैं हम लोग धातुमय प्रस्तर कहते हैं, ठीक है, धातुमय प्रस्तर कहते हैं।
और ये ध्यान रखिएगा कि जो इसमें देखिए स्पेशली ये ध्यान रखेंगे कि जो ये बिटुमिनस होना चाहिए, बिटुमिनस ऐसा लिख दें क्या, बिटुमिनस, बिटुमिनस ये क्या है, कोयले का प्रकार है ना। बिटुमिनस क्या है, कोयले का प्रकार है जो सबसे ज्यादा यूज होता है कोयलों में, है ना। सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है, जो बहुत ही कम मात्रा में हमारे भारत में पाया जाता है, लद्दाख वद्दाख के एरिया में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है नहीं। एक होता है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहते हैं। बाकी चौथा होता है पीट कोयला। और देखिएगा पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, तो वो करते हैं किसका, CO2 का अवशोषण करते हैं। जो आपका ये CO2 है, CO2 इसका अवशोषण किया जाता है, ठीक है। और देख एक बहुत ही बेहतर पॉइंट मैं आपको बताता हूं, देखिएगा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर जो हम इसको क्या करें, इसको हम लोग ठोस यानी कि गैस से इसको ठोस में कन्वर्ट कर दें तो उसे ड्राई आइस कहते हैं, है ना, शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्या है, इसका जो ठोस रूप है, ठोस रूप है वो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस, या बोलेंगे क्या, शुष्क बर्फ कहते हैं, है ना, शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जो शुष्क बर्फ है होता है, इसको अगर हम लोग क्या करें कि खुला छोड़ दें तो ये क्या होगा कि ये डायरेक्ट ठोस से क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बीच में लिक्विड अवस्था नहीं आएगी कहीं। तो ये फिर कहीं ना कहीं क्या है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो ऊर्ध्वपातन उसे कहते हैं जो सीधे क्या हो जाए, ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाए, बीच में द्रव वाली अवस्था आए ही ना, ठीक है। जैसे कपूर भी ऊर्ध्वपातन का ही क्या है, उदाहरण एक है, ठीक। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है ना। चलो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, देखिएगा SO2 है, SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सबसे ज्यादा है नी सल्फर की मात्रा होती है नी। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की सबसे ज्यादा मात्रा होती है, ये ध्यान रखेंगे। भूकंप मापा जाता है, तो भूकंप के रिएक्टर पैमाने पर, हाँ ठीक है, भूकंप जो होता है रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। न्यूटन तो क्या है, इसमें ये बल का क्या है, मात्रक है, किसका मात्रक है, बल का है। डेसिबल जो है ये तो ध्वनि का क्या है, मात्रक है, क्या है, ध्वनि का मात्रक है, ये ध्यान रखना। अब ऐसे ध्यान रखना अगर आ जाए कि ओजोन, ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं, तो वो मापते हैं हम लोग डॉप्सन में, किसमें, डॉप्सन। डॉप्सन एक यूनिट है ना। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है, तो महासागरों में जल क्यों बढ़ रहा है, रीजन क्या है, तो ये है ध्रुवी यानी कि पोलर जो एरियाज हैं, ध्रुवी प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। अब बर्फ क्यों पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों के वृद्धि से हो रहा है ना। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो देखो हवा में जो ऑक्सीजन है वो तो है भाई कितना, 21%। और एग्जैक्ट की बात करें तो ये 20.95% है, इतना है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हवा में, हवा ध्यान रखना कि एक मिश्रण है, हवा यानी वायु क्या है, एक मिश्रण है, हवा एक मिश्रण है, जबकि जल क्या है, जल एक यौगिक है। तो देखिएगा जरा इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड है, हवा में क्या क्या चीजें होती हैं और उनका परसेंटेज क्या है। पहला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो 78% है ना। हालांकि 78.08% होता है, लेकिन वो ना मानो तो 78% ही मानना आपको। सेकंड जो सबसे ज्यादा गैस होती है वो होती है आपकी कौन सी, तो ऑक्सीजन, O2 यानी कि ऑक्सीजन कितनी होती है, तो ये होती है 20.95%, है ना। और एग्जैक्ट है, लगभग में अगर करेंगे, लगभग में करेंगे तो ये वही जाएगी कितनी, 21%, कितनी जाएगी, 21%। तीसरा
आएगा आपका इसमें ऑर्गन, ऑर्गन गैस, ठीक है ना, AR यानी कि ऑर्गन गैस। इसकी जो मात्रा होती है वो 0.93% की होती है, यानी कि वायुमंडल में तीसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है, ऑर्गन है। चौथी आ जाओ, चौथी जो है वो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसकी जो मात्रा है वो है 0.036%, है ना। और पांचवी जो सबसे बड़ी गैस है वो है कौन सी, हीलियम। कौन सी भाई, हीलियम गैस है ना, हीलियम। इसकी भी कुछ मात्रा इसी प्रकार है, 0.02% करके इसकी है ना। तो ये क्या है, वायुमंडल में इन गैसों का क्या है, एक प्रकार से आप देख सकते हैं मात्रा है। और इन गैसों में ही ध्यान रखिएगा, अगर इन गैसों में ही मात्रा अगर कम या ज्यादा होता है नी, इन्हीं गैसों में अगर जो कम, इनकी मात्रा कम या ज्यादा होता है, या फिर कुछ दूसरे गैस या कड़की पदार्थ अगर वायुमंडल में आ जाते हैं तो उसे कहते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या है, तो इन गैसों में मात्राओं का बढ़ना या घटना या फिर दूसरे गैसों का आ जाना, ये क्या है, वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वायु प्रदूषण को आपको ध्यान रखना। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, तो देखिएगा परम तापक्रम पैमाना जो होता है वो होता है केल्विन को कहते हैं, केल्विन। केल्विन को इसलिए कहते हैं क्यों, आपको पता है कि तापमान यानी टेम्परेचर को मापने के कम से कम 4 पैमाने यूज होते हैं, जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन, है ना, ये 4 होते हैं। तो अगर जो परम शून्य जो टेम्परेचर होता है जिसको हम लोग मापते हैं, देखो टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर अधिकतम कितना भी हो सकता है नहीं, टेम्परेचर अधिकतम कितना भी हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर अगर न्यूनतम की बात करें, कम से कम बात करें, तो उसकी एक सीमा है। तो किसी भी वस्तु का जो टेम्परेचर होता है वो कम से कम कितना हो सकता है, तो माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इससे कम तापमान उसका नहीं हो सकता है, अधिकतम कितना भी हो सकता है। और इसी को अगर हम केल्विन पैमाने पर देखते हैं तो वहां पे 0 केल्विन हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा केल्विन को ध्यान रखेंगे। देखो जो ताप होता है, परम शून्य जो ताप होता है, परम शून्य टेम्परेचर किसे कहते हैं, परम शून्य ताप किसे कहते हैं। तो अगर वो टेम्परेचर माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस है तो इसे ही कहते हैं परम शून्य ताप। इसका मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु का टेम्परेचर इससे कम नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता है, ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो फिर अगर जो हम क्या करें, इसी को अगर हम केल्विन पैमाने पे देखें, इसी को अगर हम केल्विन पैमाने पे देखें तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 0 केल्विन के। किसके हो जाएगा, 0 केल्विन के हो जाएगा। इसीलिए इसे बोलते हैं परम तापक्रम पैमाना, इसे कहते हैं केल्विन को कहते हैं, है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो अगर जो हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट, हमने कई बार आपसे एक बात की थी क्या, कि देखिएगा जो मनुष्य का टेम्परेचर होता है शरीर के, मनुष्य के जो शरीर का तापमान होता है, शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है ना। और इसको हम सेल्सियस में अगर देखें तो वो होता है कितना, तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो अगर फ़ारेनहाइट देखेंगे तो इतना और ये इतना। अब एक ध्यान रखिएगा कि माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस तापमान फ़ारेनहाइट व सेल्सियस पैमाने पर क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। और जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर जो हम लोग शरीर के टेम्परेचर मापते हैं उसे डॉक्टर तापमापी भी कहते हैं।
उसमें ध्यान रखिएगा कि उसमें पारा यूज होता है। क्या यूज होता है? थर्मा जो मीटर होता है उसमें क्या यूज होता है? थर्मामीटर में क्या यूज होता है? तो बताएंगे इसमें पारा यूज होता है, क्योंकि पारा जो है वो माइनस का 39 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है? जम जाता है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो सभी हरे पौधों में होता है। किसमें होता है भाई? सभी हरे पौधों में होता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में ये होता है, ध्यान रखिएगा, कि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को किसमें? तो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना, इससे बदलता है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? देखिएगा भाई, आपको CO2 होना ही चाहिए, है ना। उसके अलावा CO2 के अलावा आपको क्या होना चाहिए? देखिए, इसके अलावा आपको प्रकाश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। उसके अलावा, इसके अलावा आप देखेंगे तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी होना चाहिए। इसे इंग्लिश में पर्णव हरित कहते हैं, है ना। ठीक है, ये चाहिए। ठीक। और इसके अलावा आपको CO2 हो गया, और इसमें आपको H2O, है ना, H2O, है नी। तो ये सारी चीजें आपको क्या होना चाहिए, है ना। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में इतना ध्यान रखना। और सूर्य से आने वाली जितने भी प्रकाश होता है, सूर्य से जितना भी प्रकाश आता है उसका सिर्फ 1% ही प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? वो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो केवल 1% ये हम लोग यूज करते हैं, मतलब पेड़ पौधे यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक है? प्लास्टिक। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो सबसे अधिक सल्फर किसमें पाया जाएगा? अभी कुछ देर पहले बताया था, ये है SO2। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है ना, वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा। ये है वृक्षों के द्वारा लगाकर कम कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 जून को। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। देखिएगा, जो विश्व पर्यावरण दिवस है नी, तो आप देखेंगे एक संस्था है UNEP। कौन है? UNEP। तो जो UNEP है, इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना ये हुआ था 5 जून 1972 को। और इसका जो मुख्यालय है वो एक देश है, उसकी राजधानी है नैरोबी, और ये कहां पड़ता है? केन्या में, केन्या में। तो यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है क्या? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। तो इसकी स्थापना के संदर्भ में हमने क्या किया कि पहली बार, फर्स्ट टाइम, है नी, जो हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, विश्व पर्यावरण दिवस जो हमने मनाया वो कब मनाया? तो 1973 में मनाया। ठीक है ना। किसके? तो USA के नेतृत्व में हमने मनाया था, पहला वाला। और उस समय इसकी जो थीम थी, उस समय जो इसकी थीम थी वो थी आपकी ओनली वन पृथ्वी या अर्थ, ओनली ऑन
वन अर्थ, ठीक है, क्या था, अर्थ, ये था, ठीक है। और अभी क्या होगा कि जो 5 जून 2026 में 26 में जो पर्यावरण पर्यावरण जो दिवस है ना, वो अजरबैजान की मेजबानी में है ना, मेजबानी में जलवायु कार्रवाई विषय यानी कि थीम विषय के साथ मनाया जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो 2026 जो पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या है, जलवायु कार्रवाई यानी कि क्लाइमेट एक्शन, ठीक है ना। जबकि 2025 वाला जो मनाया गया था, 2025 वाला, ये दक्षिण कोरिया की मेजबानी में मनाया गया था 2025 वाला। और इसकी थीम क्या है कि बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, है नी, ये इसकी थीम थी। तो ये है आपका। चलो आगे देखते हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित करता है? ये देखिए आपका है ओजोन लेयर। कौन सा है? ओजोन लेयर, ठीक है ना। ओजोन लेयर ये कहां मिलेगा आपको? तो ये समताप मंडल में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, ओजोन जो स्तर है ये क्या करता है कि ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों यानी कि बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट ठीक है। यानी स्पेशली ध्यान रखना, अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकती है ना। तो ध्यान रखना स्पेशली कौन सा, तो यूवी अल्ट्रावायलेट सी। तो अल्ट्रावायलेट सी किरणों को स्पेशली ये रोकती है। अगर ये आ जाए पृथ्वी पर तो मनुष्य को बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे त्वचा कैंसर, है नहीं, और मोतियाबिंद जैसे बीमारियां हो सकती हैं। किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है। देखो फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लावर किस में होगा भाई? पेड़ पौधों में, है ना। और तो इससे हो गया, तो फ्लोरा मतलब क्या हो गया? पेड़ पौधे। और फना मतलब क्या हो गया? जीव जंतु। तो ध्यान रखिए पर्यावरण की भाषा में, ठीक है, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फौना का मतलब होता है जंतुओं से, ठीक है ना, जीव जंतुओं से, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो रही आज की। टोटल 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से आपने समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।